अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। IMF की शराइत हम मान पाएंगे या नहीं, इस हवाले से वज़ीर ख़जाना का अहम बयान आया। वो कहते हैं कि मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि हम IMF की शराइत मान सकते हैं, पूरी कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा उनका एक और अहम बयान आया। वो ये कहते हैं कि हमें तवील मुद्दत जो हमें कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रोग्राम है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स थे, उससे हमारे मुल्क की इकॉनमी के मसाइल हल नहीं होने जा रहे। और इंटरेस्टिंग बात है कि ब्लूमबर्ग ने बड़ी तारीफ़ की और अप्रिशिएट किया, सराहा है कि ये जो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के तैनात हुए हैं, इनको तैनात करना एक मुस्बत साइन है। और इसके अलावा अगर सियासत की बात की जाए तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का बयान है। वो कहते हैं कि 3 मुतालबात हैं। अगर हुकूमत सीरियस है मुज़ाकरात करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए 3 स्टेप्स लाजमी ले। पहला स्टेप ये है कि जो 10 सबसे मुतनाज़ा तरीन हल्के हैं वो खोले जाएँ। उसके साथ साथ जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी कैदी तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी वो कह रहे हैं कि वो भी सियासी कैदी हैं। अगर वो सियासी कैदी कहते हैं 9 मई में इन्वॉल्व्ड अफराद को, कारकुनान को, तो फिर वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा। उस पर पता नहीं हुकूमत बात करती भी है कि नहीं है। तीसरा मुतालबा ये है कि हमें एहतजाज का हक दिया जाए। इसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब का स्टैंड क्लियर था, बड़ा वाज़ेह स्टैंड था कि हम रमज़ान के बाद तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। धांधली हुई है, मैंडेट चोरी किया गया है। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नाराज़गी का इजहार किया, नून लीग की भी बात नहीं मानी। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चला कि जी जो इस्लामाबाद की फेडरल की सेनेट की सीटें हैं, उसके लिए फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, और उसके बदले में बलूचिस्तान में सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी JUI को। तो क्या सियासत सिर्फ सीटों का खेल है या फिर वाकई में हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अवाम के मसाइल हल करने की बात या फिर कोशिश करती हैं। इसके साथ साथ ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला KP के हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश करने का हुक्म भी दे दिया। तो इस मामले पे अब क्या बात बढ़ती है, क्या नहीं बढ़ती? अब उनका सियासी करियर जो है, कहा जा रहा है, तज्जिया ये भी हो रहा है कि अब हो सकता है कि अनकरीब वो भी गिरफ्तार हो जाएं इस मामले में। तो इन तमाम इशू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजुम रशीद साहब, सीनियर तज्जियाकार, नौशाद अली साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी, और उज़मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। खुश आमदीद कहते हैं तमाम मेहमानों को जी। उज़मा कारदार साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि और देखें इस पर तनकीद तो बनती है कि क्या पाकिस्तान में 25-26 करोड़ आवाम थी, तो वज़ीर ख़जाना कहा जा रहा है कि आपने इम्पोर्टेड लगा दिए हैं, कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर कोई वज़ीर ख़जाना आपको नहीं मिले? जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने मुझे इनवाइट किया। अब देखें, कहीं तो आप जीने दें, कहीं तो हमें जो है वो थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई कर दें। जब डार साहब को लाने की बात हमने की थी, तो एकदम वाह-वेला मच गया था कि इनको क्यों ला रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो आ रहे हैं औरंगज़ेब साहब, ये बहुत एक एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पे इकोनॉमी की इनके पास बहुत एक तजुर्बा है। तो अगर ये मंजूर हैं सबको और एक मुश्तरका कैंडिडेट बन के आए हैं, तो इनको मौका दिया जाए। देखते हैं अगर ये डिलीवर करते हैं, अगर डिलीवर करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर हुकूमत दोबारा देखेगी कि क्या आगे करना है। इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम IMF के साथ जो हमारा ये नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है, सारी तवज्जो इसके ऊपर मरकूज है। एक बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, एक जमात है जो कि अमेरिका में भी इनके दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रही है और यहाँ से भी उनको खत लिख रही है, लेकिन उनको एक नाटेदार थप्पड़ इस तरह से मैं कहूँगी पड़ा है कि IMF ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और उनके खत को बिल्कुल जो है वो नॉन इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर दिया है कि हम इस खत में किसी किस्म की हम लेकिन कोई IMF एक्शन ने नहीं इतनी बात लेंगे। ज़रूर की है कि तहकीकात होनी चाहिए इलेक्शंस में धांधली का जो इल्ज़ाम है, देखिए वो फेयर ट्रायल। जी। फ़हीम, ये देखिए वो तो हम सारे कहते हैं ना, पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, उसमें अच्छा, आप भी कोई कहते मुझे हैं इलेक्शन नून लीग का बता भी दे मौक़िफ़ जिसमें सेम है ये कि? आवाज़ ना बुलंद हुई हो कि धांधली है। हर अच्छा। इलेक्शन में ये होता है। तो ये तो उसके लिए हमारे अदारे हैं और उसके उन अदारों में जाना फ़र्ज़ बनता है। एपेलेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये धांधली जो है, ये इसका किस्सा तो कोई नया तो नहीं है, ये तो हर दफ़ा होता है। तो हर दफ़ा आलमी इदारे सब ये कहते हैं जी इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और होती है। पाकिस्तान में हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है।
लेकिन ये कहना कि जी 100% मैंडेट हमारा था, इसलिए किसी बाकी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए थी, सब हमारी मलकियत है, तो ये फिर मामला जो है ना ये काफ़ी मैं ना मानूँ वाला ये आगे नहीं चल सकता। इनको ये समझ आ जानी चाहिए। तो इस वक़्त आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर का पूछा है, तो लेट्स सी हमारी उम्मीदें हैं कि इस ठीक है, वक़्त भंवर में फँसा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है। बहुत मईशत के हमारे बड़े-बड़े पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, आपको पता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 27 वो बिलियन हमने अवाम भुगत नवंबर रही तक है वापस करना है। उज़मा साहिबा, वो तो अवाम को पता है, अवाम की चीखें निकल रही हैं उनको, और रमज़ान भी शुरू हो गया, माह रमज़ान, और जो 100 की चीज़ थी वो 300 की मिल रही है ऑलरेडी। तो आपको पता है कि ये चीखें हमारी वजह से तो नहीं निकल रही ना, हमारे आने से पहले ही गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, बिजली की भी बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल की भी बढ़ा दी गई हैं। तो ये हमारा हमने तो आपको पता है क्यों हुकूमत ली? ये कोई फूलों का सेज नहीं है। इसलिए ली गई थी क्योंकि किसी के पास वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं आई थी और अगर हम मिलके ये हुकूमत ना बनाते, तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात में घिर जाता। तो ये एक किस्म से आप समझें कि रियासत के लिए फिर एक कुर्बानी दी गई है। ठीक है निशात साहब, क्या क्रिटिसिज्म जायज़ बनता है इस वजारत के लिए जो इंतखाब किया गया नून लीग की जानिब से जिस शख्सियत का, कि जी ये इम्पोर्टेड हैं, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, और माजी में बहुत सारे ऐसे वज़रा आए जो कि जब हुकूमत चली गई, वो चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो, चाहे उसके बाद भी कई अदवार में ऐसी शख्सियात आई गई, और आज उनका पता ही नहीं है वो किधर हैं, देखिए, एक अगर उनके तरह इंटरेस्ट से हैं जुड़े देखा हों। जाए, एक आम आदमी, सॉरी, मैं सुन नहीं सका। कहा जाता है कि उनके इंटरेस्ट जो है वो जुड़े नहीं हुए थे इस मुल्क से। जी जी। लेकिन खैर, ये तो अभी बहुत इट्स अर्ली टू से एनीथिंग कि भाई आप ये कहिए कहें। मैं सिर्फ एक दो बातें इस पर्सपेक्टिव के अंदर जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई भी बैंकर जो है वो बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट होता है। बैंकर्स जो हैं वो यूजुअली बैंक्स को डील कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स के अलावा जो जो आपकी इकोनॉमी है, वो बेहतर ये है कि इकोनॉमिस्ट ही डील करें, तो उससे फायदा रहता है, क्योंकि बैंकर जो होता है वो 2 + 2 = 4 का आदमी होता है। यानी वो अकाउंटिंग की साइड का आदमी होता है, और वो 2 + 2 = 4 से बाहर नहीं निकल सकता। जबकि मईशत जो है उसकी बहुत डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, और जो खास तौर पर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके पर्सपेक्टिव के अंदर देखना इन चीज़ों को ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हर वक्त। ये लीडर्स के लिए भी, ये जमातों के लिए भी, और लोगों के लिए भी ये बड़ा अहम है कि आपको ऐसी माशी पॉलिसियां दी जाएं जिनके जरिए आप जिसे कहते हैं कि ग्रो कर सकें। ठीक है, बहुत बुरे हालात है, माशी बहरान है, हम आईएमएफ के साथ जाएंगे। आप शराइत की बात कर रहे थे, वो कोई भी शर्त रखेंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम उनकी किसी शर्त को ना माने। हमें हर हाल में आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाना है। वो जिन शराइत पे हमें मिलेगा हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, वो हम ले भी लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ असल इससे भी बड़ा टास्क ये है कि आईएमएफ का जो आपको प्लान मिल गया है, मिलने के बाद उस प्लान के बाद आप अपनी मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए किन पॉलिसीज के साथ सामने आ रहे हैं। उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक टीम की जरूरत होती है, जिसके जो डिफरेंट तरह की टीमें होती हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करती हैं। मेरी नजर में जो सिर्फ एक बैंकर, कोई अच्छा बैंकर जो ठीक है, है। अच्छा वजीर खजाना मेरी नजर में नहीं हो सकता। अच्छा वजीर खजाना जो है वो उसमें बहुत सी क्वालिटीज हो सकती है, बैंकर भी हो सकता है एक लिहाज से, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट लेवल, जो मईशत का लेवल समझना है, वो मईशत दान का ही काम है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अंजुम साहब, हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना वक्त के साथ गलत भी साबित करते हैं हम सबको, लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्लिमानी निज़ाम में जब वो अफराद जिनको चुनती है अवाम और उनको भेजती है पार्लियामेंट में ताकि वो हमारे लिए आइन साजी, कानून साजी करें, या वजारतें संभालें, हमें डिलीवर करें, तो ऐसे में जब एकदम से टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट्स पे वजारतों में, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि पार्लिमानी निज़ाम का अरबों रुपया खर्चा करने का, फिर वहाँ पे सीटें निकालने का, और अफराद का सामने आना कायदीन बन के, रहनुमा बन के, तो मकसद क्या? मकसद तो ख़त्म हो जाता है। वो तो इलेक्शन के बगैर भी टेक्नोक्रेट्स की टीम बनाई जा सकती है 8-10 की। नहीं, इलेक्शन के बगैर भी देखें, पाकिस्तान में इस वक्त कोई इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को या इंटरनेशनल इकोनॉमी को जो है वो कमांड कर सकें। पाकिस्तान में इकोनॉमिस्टों की शदीद कमी है। हमारे पास ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, ना कोई ऐसा इदारा है जहाँ पर इकोनॉमी पढ़ाई जाए, और ऐसी इकोनॉमी पढ़ाई जाए जिसकी कोई अहमियत भी हो। पाकिस्तान में जो है वो यूनिवर्सिटियां फंक्शन नहीं कर रही। ये बैरूनी यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज्यादा काबिल लोग हैं,
पाकिस्तान में तो इकोनॉमिस्ट किसी भी पार्टी के पास है ही नहीं। पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, और वो चंद इकोनॉमिस्ट हैं जो पता नहीं गवर्नमेंट के मामला को चला सकते हैं, चला सकते हैं। पाकिस्तान में जो है वो, वैसे तो ना पाकिस्तान में बड़ा इंजीनियर है, ना कोई बड़ा साइंसदान है, ना कोई बड़ा, सारे के सारे जो लोग हैं ये बाहर से पढ़ के आए हैं। पाकिस्तान में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो बड़े इकोनॉमिस्ट या बड़े डॉक्टर या बड़े इंजीनियर पैदा कर सके। पाकिस्तान के तालीमी इदारे इस काबिल नहीं है कि वो अंजुम साहब, ये तो फिर बहुत बड़ा डायलेमा है। economist दे सके। आप नहीं समझते, बहुत बड़ा डायलेमा है ये कि हमारा तालीमी निज़ाम इतना अबतर हो चुका है। आपका तालीमी निज़ाम दुनिया का सबसे पस्त तरीन तालीमी निज़ाम है। हम तो एक नशे में मुब्तला कौम है ना। पाकिस्तान की जो अफरादी कुव्वत है वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में का मुकाबला कर सके। ना हम कारें बना सकते हैं, ना हम जहाज बना सकते हैं, हम तो फ्रिज के कंप्रेसर नहीं बना सकते, हम एसी नहीं बना सकते, हम टीवी नहीं बना सकते, हम साइकिल नहीं बना सकते। तो आप क्या समझते हैं, इतने आला तालीमी निज़ाम के जिम्मेदार कौन है? आप क्या समझते हैं, आज तक क्या किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही? नहीं, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम खुद भी है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, और यहाँ साइंस पढ़ने का रिवाज नहीं है। और साइंस में हम दुनिया में जो वो सबसे पीछे है। हमारे स्कूलों में जो असातिज़ा साइंस पढ़ाते हैं उन्हें साइंस पढ़ानी नहीं आती। आप उनके खिलाफ एक्शन लें तो वो हड़ताल कर देते हैं। पाकिस्तान में तालीम का जो है वो कौमी सतह पर भी रुझान नहीं है। हमारे माँ बाप भी जो है वो तालीम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पॉइंट टेकन। हमारी कंक्लूजन ये कि हम जब सवाल ये उठाते हैं कि क्यों नहीं इन सीटों पे पाकिस्तान से, हमारे मुल्क से मकामी लीडरशिप उठती या फिर ऐसी वजारतें उनके पास क्यों नहीं जाती, उसका जवाब ये कि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसे अफराद हमें दे ही नहीं रहा। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। उस्मा साहिबा, निजकारी के बारे में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि निजकारी एजेंडे पर अमल दरामद किया जाएगा क्योंकि हुकूमत को कारोबार नहीं चलाना चाहिए। डू यू एग्री, प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए? जी, इससे पहले मैं आपके एनालिस्ट की जो बातें सुन रही थी, मुझे थोड़ा सा दिल को तकलीफ हुई। पाकिस्तान में थोड़ी सी आप जो है एक होप रखें और इतना डाउनग्रेड ना करें पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में जितने टैलेंटेड लोग पाकिस्तान के हैं दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं दुनिया में चले जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर बन के जाएं या इंजीनियर बन के जाएं या किसी और फील्ड में जाएं। आपकी बात सही है कि दुनिया में मिलेंगे उस्मा साहिबा, पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। जो हैं वो ब्रेन ड्रेन होके बाहर जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं। देखें, साइंसदानों की बात की, डॉक्टर अब्दुल कदीर आपके सामने, समर मुबारक आपके सामने, हमने बड़े बड़े साइंसदान प्रोड्यूस किए हैं। और हमारी इकोनॉमिक्स में भी जो काफी लोग मौजूद हैं। आप अगर उस्मा साहिबा अगर हैं तो उस्मा साहिबा एक छोटा सा सवाल है। उस्मा साहिबा अगर आप बुरा ना बनाए, सवाल कर लूँ आपसे? एक सवाल मुझे बताएं कि इतना टैलेंट है तो होगा, माशाल्लाह है, लेकिन है तो फिर इलेक्टेड मेंबरान में से कोई भी एक शख्सियत नहीं थी ना? नहीं थी तो टेक्नोक्रेट को लेके आए आप? इसका जवाब ये, मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते थे कि इसहाक डार साहब आए, लेकिन इतना उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया और इतना वो उनके जो बिलावल ने, कभी किसी ने देखें, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर पार्टीज को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो फिर जो एक कॉमन कैंडिडेट होता है सबकी मुशावरत से, फिर उसको लाना मजबूरी बन जाती है हुकूमत की। अगर सोशल मीडिया पे तनकीद होगी तो बड़े मियां साहब सोशल मीडिया की तनकीद की वजह से अपना फैसला तब्दील कर देंगे क्या? पीआईए का मैं आपको मिसाल देती हूँ। उस्मा साहिबा एक सवाल सुन लीजिए। आपने अगर ये बात है कि सोशल मीडिया पे शोर मचेगा तो क्या बड़े मियां साहब ने फैसला तब्दील कर लिया? नहीं जी, मैं आपको बात बता रही हूँ कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी है, वहां से भी इसने क्या बिलावल ने कहा था कि जी आप किसी को ले आए, इसहाक डार को ना लेके आए। अच्छा। आपने बात नहीं सुनी उनकी, हमने सबने मिलके अब ये बातें उसी तरफ जा रही है जो कि पीडीएम के दौर की बातें थी। और इसहाक डार साहब ने 16 महीने में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया था। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि आईएमएफ की सख्त शर्तें, लेकिन उस्मा साहिबा ये वही वाली डिस्कशन किया जाए, देखें आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं। लेकिन आपको पता है कि नाकदीन जो होते हैं वो फिर किसी को इस तरह से पॉइंट टेकन। लेकिन ये वही वाली डिस्कशन या बातें स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि पीडीएम के दौर में थी। प्राइवेटाइजेशन का जो सवाल पूछा, जरा मुझे उस पर बात करने दें। बताइए। देखिए, हमारे जितने इदारे हैं, फॉर एग्जांपल पीआईए 825 अरब के खसारे पे वो इस वक्त है।
आप कैसे इतना सफेद हाथी जो है लेके आगे चल सकते हैं? आपने भर्तियां जो बेतहाशा कि उसमें फालतू की हुई हैं भर्तियां करके बना दी है जिसका हम सफेद हाथी मुतहम्मिल हमारी नहीं हो सरकारी सकते। हुकूमतों ने तो जी। अगर इसके लिए हम निजकारी के लिए अगर जाएंगे, उसकी कोई ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप की शक्ल होनी चाहिए जिसमें सारा आप ना उसको प्राइवेटाइज करें, उसमें दोनों की मुश्तरका आपस में स्टेक्स हों, तो उससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो बहुत सारा हमें 500 अरब जो है उसकी बिजली चोरी होती है हर साल आपके। तो ये आप देखें तो सही ना कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या नक्स है, कहाँ पे लूप होल्स हैं। ये सारी चीजें वो अभी हमने आपकी बैठ के हुकूमत देखनी है देखेगी ना और मैडम। इनको इनको नजकारी जो जी है वो अब उसको बिल्कुल सीरियसली आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे नहीं चल सकती है। हम इन्हीं खसारों को, हम इन्हीं डेट सर्विसिंग में पड़े रहेंगे और हम जो है शिकंजे से निकल नहीं सकेंगे। जी ठीक है। निशात साहब, आप क्या समझते हैं कि निष्कारी वाहिद हल है? जी प्राइवेटाइजेशन यकीनन। करनी चाहिए इकॉनमी की बेहतरी के लिए, या फिर हुकूमत को अपने जो एसेट्स हैं उनको उनमें बेहतरी लानी चाहिए? नहीं सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ, मैं ये नहीं समझता कि इनमें कोई बेहतरी आ सकती है अच्छा। या इनको बेहतर किया जा सकता है, या इवन इनके साथ कोई पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट पार्टनर, इनको तो अपने पल्ले से पैसे दे के ना कोई अपनी एक दफ़ा ही नुकसान करके तो इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। इनका आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इस बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरह से डी ट्रैक हो चुकी होती है कि अगर आप उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश करें हम्म। तो आपको सदियां लग जाएं, फिर भी वो ट्रैक पर नहीं आ सकती। अब ये जो इदारे हमारे जिस तरह से ब्लीड करते हैं और जिस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं, ये तो मुमकिन है कि कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो आकर इसकी राइट साइजिंग करके इसका जो किबला दुरुस्त करके, जिस तरह हमने पीटीसीएल के अंदर देखा था कि पीटीसीएल और टेलीकम्युनिकेशन को जब हमने प्राइवेटाइज किया था सेक्टर को, तो उसके बड़े अच्छे नताइज हमारे सामने आए थे। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि इनमें से कोई भी इदारा जो है वो आपको लगता है कि किसी सूरत में ठीक किया जा सकता, तो मैं नहीं समझता, मेरी राय में ये ठीक नहीं हो सकते। इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, ठीक जितनी है। जल्दी मुमकिन हो इनसे इनको दे देना चाहिए। मैं तो आपको बात बात कहता होता हूँ कि जेब से जो लगते हैं वो आने जाने का किराया भी देते हैं उनको, कि जनाब आप हम आपको एंटरटेन करेंगे, ये आप मेहरबानी फरमाएं ले लें। ठीक है। अंजुम साहब, फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज इन इदारों को ख़रीद के बेहतर कर सकती हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, उससे पैसा कमा सकते हैं, जो स्टेप्स एक कारोबारी शख्सियत ले सकती है, कोई इदारा ले सकता है, तो वो हुकूमत क्यों नहीं ले सकती? दूसरा सवाल, क्या ये वही इदारे नहीं है पाकिस्तान PIA वो नहीं है इंटरनेशनल एयरलाइन जिसने एमरेट्स को अपने पैरों पे खड़ा किया, उनके स्टाफ को ट्रेन किया, अपने जहाज़ भी उनको दिए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आज एमरेट्स किधर और आज हम किधर हैं? जी निशात साहब, पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हो निशात साहब? सर ये हम लोग ना बहुत सी चीजों पे एग्जैजरेट भी करते हैं। ठीक है, हमने कुछ फैसिलिटीज कुछ एयरलाइंस को जरूर दी होंगी, हमने अपने जहाज भी लेकिन दिए थे ऐसा नहीं निशात है कि साहब। हमने खड़ी कर दी और हमने ये कर दिया, इतने हम काबिल होते तो हम अपनी ना बचा लेते। हमने उनको अपने जहाज भी दिए थे इस्तेमाल करने के लिए निशात सब साहब। दिए होंगे, दिए, जहाज देना और बात है सर, एयरलाइन खड़ी करना और बात है, उसको कामयाब बनाना और बात है, उसको कामयाब चलाते रखना और बात है। ये डिफरेंट टॉप एरियाज थ्री हैं। में निशात साहब, टॉप 3 में PIA रह चुकी है, ये फैक्ट है, ये तो जी हकीकत, जी, इससे तो आप एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ सर, मैं ठीक है, डिसएग्री नहीं पॉइंट करता। टेकन। जी जी ठीक है। अंजुम साहब, जी जी सर। देखिए, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी है, जहां दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की आज हो रही है, वो चाइना है। चाइना में जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं और पब्लिक कंपनियां भी काम कर रही हैं। तो पब्लिक कंपनियां जो हैं वो खत्म करनी जो है, वो मेरा भी ख्याल की कोई अकलमंदी है कि PIA को भी नेशनलाइज कर दो, स्टील मिल प्राइवेटाइज कर दो, स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज कर दो, उसको भी प्राइवेटाइज कर दो। असल में इससे पहले भी आपने बहुत सी कंपनी जो प्राइवेटाइज की हैं, वो कंपनियां जो है वो इंडस्ट्री खत्म हो गई और उसकी बजाय वहां पर जो है हाउसिंग स्कीमें खुल गई हैं। बात यह है कि इंडस्ट्री, अब रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, इनको नेशनल एसेट है, इनको नेशनल एसेट के तौर पर चलाना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास लोग जो हैं वो, इसहाक डार साहब ठीक है, उन्होंने इकोनॉमी की है जैसी की है, आपके सामने है, लेकिन इसहाक डार साहब कोई क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट नहीं है। हमारे पास कोई तालीमी इदारे ऐसे नहीं है जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे इंजीनियर और ऐसे काबिल लोग दें जो हम कंपनी चला सकें। हमें PIA के लिए भी और इनके स्टील मिल के लिए भी, इनके लिए बाहर से लोगों को हायर करना चाहिए, चाहे वो गैर मिल्की हो, लेकिन नेशनल कंपनीज और नेशनल एसेट रखने चाहिए। और इससे जो है वो ये हमारी जरूरत भी है। अब रेलवे दुनिया भर में नेशनल प्राइवेटाइज नहीं होती,
तरह से पीआई को भी प्राइवेटाइज होने से मेरा नहीं ख्याल। ठीक है अंजुम साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल भी करना चाहूँगा फॉलो अप। ये जो बात हो रही है पीआईए का, मैंने जिक्र भी किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो एक एयरलाइन ओन करते हैं। तो जब उनकी एयरलाइन प्रॉफिट में जा रही थी, एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लॉस में जा रही थी, तो ये एक आम आवाम जो है, एक आम आदमी जो है वो सवाल करती है कि जब वो वज़ीर आज़म जिसका अपना कारोबार कंपनी का है, एयरलाइन का है, वो प्रॉफिट में जा रही है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लॉस में कैसे जा सकती है? ये सवाल तो आता है, जेन्युइन सवाल है। ये आप देखें कि चीन में जो है वो बड़े बड़े बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां और एयरलाइनें जो हैं वो सरकारी महकमे में चल रही हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो पब्लिक सेक्टर में, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। खाली प्राइवेट सेक्टर में हर चीज देने से जो है ना, ठीक है, वो आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के हक में आप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तीन डिमांड्स रखी हैं मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से, वो ये हैं कि जो 10 हलके हैं जिनमें सबसे ज़्यादा धांधली का कहा जा रहा है वो खोले जाएँ। इसके अलावा हमें एहतजाज का हक दिया जाए और जो सियासी कैदी है उनको रिहा किया जाए, अगर हुकूमत हमसे बात करना चाहती है तो। ब्रेक के बाद वापस आगे जानेंगे उस्मा साहिबा से, क्या हुकूमत वाकई में बात करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेलकम बैक जी। उस्मा साहिबा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो बयान दिया है कि अगर हुकूमत संजीदा है हमसे मुज़ाकरात के लिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ 3 हमारी शराइत हैं, तो उनकी बात से तो ऐसे लग रहा है कि शायद हुकूमत अप्रोच कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। तो क्या आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है? जी, मेरे ख्याल में अली ज़फ़र साहब को ये नहीं मालूम कि जो लोग इस वक़्त जेल में हैं, वो 9 मई से मुंसलिक जो केसेस हैं, उसकी वजह से जेल भुगत रहे हैं। और जब आप सरकारी अमलाक पे और कौमी सलामती के इदारों पे जब आप हमला-आवर होते हैं, तो फिर रियासत जो है वो चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठती है, और इनके केसेस अब मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं। हम एक सिविलियन गवर्नमेंट है, हमारा उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। ये इनको केसेस अपने भुगतने पड़ेंगे। अगर वहां से ये अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवा सकते हैं और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, वो आ जाएं बाहर और सियासी अमल में शुरू हो जाए। मैं और दूसरी जो ये हल्का खोलने वाली बात है, इसमें भी 10 हमारा क्या मुतनाज़ा लेना तरीन देना। हलके। हम देखें, इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। उसके पास एपेलेट कोर्ट्स हैं। उन्होंने ये डिसीजन लेनी है कि एक हल्का खोलना है कि उसको नहीं खोलना, उसको रिकाउंट करना है कि नहीं करना है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, तो हमसे ये क्या पूछ रहे हैं? हम तो एक अगर वैसे अगर आप कोई एक इन्होंने पार्लिमानी पार्लियामेंट में कमेटी भी आके तश्कील बैठना दे है, सकते हैं, एक जी पार्लिमानी आप पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसल्ली हो जाएगी। आप उनको बता सकते हैं, देखिए हम बड़े सीरियस हैं, हम चाहते हैं कि जो अगर धांधली का इल्ज़ाम है वाकई में, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, पार्लिमानी कमेटी जो है वो अब गवर्नमेंट की देख लें कि अगर कोई मुशावरत बनती है तो वो तो उस पे डिपेंड करता है। उससे इनसे पूछें कि जो 2018 में सारी धांधली का शोर उठा था, जब आरटीएस पे इनकी उंगली थी और जब इन्होंने सारे लोगों को कैद में डाल दिया था, पूरी ऑपोजिशन को, और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी ये जारी नहीं करते थे, तो उस वक्त इनकी मुफाहमत किधर थी? उस वक्त इनकी पार्लिमानी जो कमेटी किधर थी? उस वक्त क्या ये सोए हुए थे? उस वक्त तो जनरल बाजवा, बकौल जनरल बाजवा के, मैं जब भी कोई पूछता था पीएम साहब से, उस जमाने के पीएम से, कि भाई आप क्या आपका क्या एजेंडा है, क्या करना चाह रहे हैं, सबसे सीरियस इशू क्या है पाकिस्तान का, तो वो कहते थे क्रश ऑपोजिशन, क्रश ऑपोजिशन। तो ये तो बानी साहब से पूछे ना कि वो करके क्या गए हैं, क्या रिवायात वो छोड़ के गए हैं। हम तो देखें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो इदारे हैं पाकिस्तान के, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है इस वक्त मईशत पे फोकस रखना, इस ठीक मुल्क है, को इस और भंवर तीसरा से पॉइंट निकालना कि हमें जिसमें वो फंसा एहतजाज हुआ है, करने दिया महंगाई जाए। को कंट्रोल करना, उसको काबू में लाना, लोगों के लिए आसानियां पैदा ठीक करना, है, हमारा इस वक्त ये काम है। और तीसरा पॉइंट, तीसरी डिमांड कि हमें एहतजाज करने दिया जाए। एहतजाज करने देना चाहिए जमहूरियत में, जी बिल्कुल, जमहूरियत में एहतजाज करना सबका राइट है, लेकिन बट अगर उससे लॉ एंड 144 ऑर्डर नाफिज हो डिस्टर्ब, जाती है उस्मा अगर साहिबा। उससे
अगर उससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, अगर आप सड़कें बंद करते हैं, अगर आप लोगों की जिंदगी में मुश्किल पैदा करते हैं, लोगों की इस वक्त रमजान का महीना है, लोग की तवज्जो सब इबादत पे है और आप इस तरह से अगर हर जगह इंतशार का आलम होगा, तो फिर ये तो हुकूमत इजाजत नहीं दे सकती है। तो इसलिए अगर पुरअमन करना है तो वो और बात है। अच्छा, ठीक है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पुरअमन एहतजाज नहीं कर रही, ना ही वो करेगी। आपने नौशाद साहब देख जी, लिया है इनकी जी, रीत रिवायत क्या है, आपने तो देख लिया है। आप मुझे ठीक, बता दें कहाँ इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, जरा मुझे ठीक, बता देना। ठीक है, पॉइंट टेकन। नौशाद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत के पास एक मौका है? अगर बैरिस्टर अली साहब ये बात कर रहे हैं, 3 नुकात 3 डिमांड्स उन्होंने दी हैं, तो क्या किस हद तक ये जायज़ डिमांड्स हैं? और इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि इस पे इन डिमांड्स पे वो बैठें साथ और थोड़ा सा जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी कम हो? देखिए भट्ट साहब, आपने जो पार्लिमानी कमेटी की बात की है, इलेक्शन और वो उससे मुतालिक जो 10 हल्के खोलने की बात है, इस पे बातचीत हो सकती है। प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देने पर भी बातचीत हो सकती है, हुकूमतें और अपोजिशन करती हैं। लेकिन ये जो सियासी कैदियों की रिहाई वाला मामला है, ये जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई लचक कहीं से आ सकती है। और जो इस वक्त भी सिचुएशन है, ये उज़मा कारदार साहिबा ने आपको बताया है कि ये सारे लोग जो है, ये ट्रायल हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी, और अल्टीमेटली ये वहां से अगर इनोसेंट डिक्लेयर होंगे तो फिर तो इनको इजाजत मिल जाएगी। अदरवाइज किसी को जो है ना, वो इनमें से किसी को भी कोई इस तरह की कोई रिलीफ मिलने का इम्कान मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये बात यहाँ पर भी पहले भी की जाती रही है कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में धुल गए, कुछ लोग जो है बाद में इलेक्ट होकर असेंबलियों में आ गए। वो तमाम लोग जो एक्चुअली जो 100% इन्वॉल्व नहीं थे, या बराह रास्त या बिलवास्ता किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं थे, उन लोगों को तो जो है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जान छुड़वा दी गई और वो छूट भी गई, और वो उसमें से बहुत से लोग जो है वापस इलेक्ट होके असेंबलियों में आ भी गए हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो इन सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे, उन पर अभी तक किसी किस्म की कोई नरमी मुझे कहीं से नजर नहीं आ रही। सो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा मामला है जो हुकूमत के बस में भी है, या हुकूमत इसमें कोई चाह कर भी कुछ कर सकती है। मैं नहीं समझता कि वो चाह कर भी इस मामले के अंदर कुछ कर पाए। सो अगर अगर डिमांड ऐसी हो जिनके पूरा होने का कोई इम्कान ना हो, या जिन पे बातचीत की ना जा सके, या जो जो उनके बस में ना हो, तो फिर वो बातचीत कभी किसी तरफ लग नहीं सकती। सो मुझे नहीं लगता कि ये जो जो मामला कहे गए हैं, इसका कोई लॉजिकल हल भी निकलेगा। बाकी जहां तक एहतजाज की बात है, एहतजाज हर शख्स का हक है। उज़मा कारदार साहब, अगर फर्ज कीजिए कि ये आज अपोजिशन में होती और रमजान होता और ये सारा कुछ ऐसे ही चल रहा होता, तो शायद इनको ये वही कह रही होती जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं। और आज जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, वो इन्हीं हालात के अंदर हमने फवाद चौधरी साहब को भी और दूसरे लोगों को भी, वो जो शिबली फराज है उनको भी, ये सारी जस्टिफिकेशंस देते हुए देखा है हमने। इनको बार बार देखा है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो क्या कहते हैं, और हुकूमत में होते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं एहतजाज के बारे में। एहतजाज बुनियादी हक है, आईनी और कानूनी हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता पुरअमन ठीक एहतजाज। है। अंजुम और साहब जो आप जी, जी, अंजुम साहब जो हल्कों वाला जी, जी, मामला है, वो भी अगर ये चाहेंगे मिल बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ये हल्के भी खुलवा सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारी चीजें करवा सकते हैं। नून लीग समेत कोई भी जमात जो है वो सियासी नताइज से खुश नहीं है। सो जहां जहां पे जिसको जो जो आर्ग्यूमेंट है, मैं समझता हूँ हर जमात के दो दो हल्के उनके लेके जो उनको समझ आते हैं, या उनको लगता है कि इसमें धांधली हुई है, वो खुलवा देने चाहिए। सारे रिजल्ट जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ठीक है। अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं कि कितने जेन्युइन ये डिमांड्स हैं कि हमें एहतजाज का हक दिया जाए, और जो 10 हल्के हैं जिसमें सबसे ज़्यादा धांधली की गई है और जिन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिन हल्कों के बारे में, वो भी खोले जाएँ? उसके साथ साथ जो सियासी कैदियों का जिक्र किया जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदी सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कह रही है? नहीं, देखिए, ये जो डिमांड है, मेरा नहीं ख्याल इस डिमांड में कोई गलती है, लेकिन इस डिमांड में एक बुनियादी नुक्स है। असल मसला ये है कि खुद इमरान खान ने 2018 में आरटीएस बिठा के और रिजल्ट को लेट करके धांधली करके इलेक्शन जीता था, और उसके बाद फिर जो अपोजिशन थी उनके साथ उसी तरह से सलूक किया था जिस तरह इनके साथ हो रहा है। उनके खिलाफ मुकदमा बनाए थे, उनको जेलों में डाला था, और फरियाल तालपुर जो है वो अस्पताल में जो है वो रात को 2 बजे उसको अस्पताल से उठा के ईद से एक दिन पहले रात को 2 बजे अस्पताल में सोई हुई फरियाल को उठा के घसीट के
जो हथकड़ियां डाल के जेल में लाए थे और राणा सनाउल्लाह पे झूठे मुकदमे कायम किए थे। और अब जो है अब और ये और इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर इमरान खान को पावर मिलती है तो वो दोबारा यही नहीं करेंगे। वो दोबारा यही करेंगे। तो दुनिया में माशी तौर पर दुनिया के सबसे बुरे ममालिक में है, जो किसी वक्त भी जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। हमारी तालीम दुनिया की बदतरीन तालीम है। यहाँ तालीमी निजाम में हमारे हम ऐसे बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे कि जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करें, ऐसी चीजें और बनाएं करप्शन इंडेक्स जिसको में बेच के 144वें पैदा नंबर कर पे सकें। गालिबन, है करप्शन इंडेक्स में 144वें नंबर पे गालिबन, अगर मैं करप्शन गलत नहीं में हूं तो। सबसे आगे। हमारी औरतें दुनिया में सबसे बदतरीन औरतें बनाई हुई हैं उन्होंने। औरतों को काम ही नहीं करने देते, औरतों को पढ़ने नहीं देते। हम दुनिया के सबसे बदतरीन माशरा है, तारीकी में रहने वाला माशरा है। ठीक है, पॉइंट टेकन। उस्मा साहिबा, एक कॉमन परसेप्शन ये है पब्लिक में कि सियासतदान जो है वो सिर्फ कुर्सी के हसूल के लिए सियासत में आते हैं, ना कि हमें डिलीवर करने के लिए। अगर अक्सर मकसद ये होता है कि डिलीवर करना है तो आज हमारे हालात ये ना होते। फजलुर रहमान साहब के बारे में आप क्या तबसरा करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हालिया अलाइंस ही कह सकते हैं ना, सीट एडजस्टमेंट अलाइंस होता है या फिर सपोर्ट करना वोट देने के लिए, 2 सीटें जो विफाक की हैं सेनेट के लिए, उसके लिए फजलुर रहमान साहब जो है वो सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी JUI की पार्टी को, उनके सेनेटर्स को। तो एक तरफ फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि शदीद एहतजाज में करता हूँ और तहरीक का आगाज़ करने जा रहा हूँ ईद के बाद, और वो उन्होंने नून लीग के साथ भी उस तरह से हाथ नहीं मिलाया, पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है वोट्स की, वहाँ पे पार्टीज इकट्ठी क्यों हो जाती हैं, सर क्यों जोड़ लेते हैं? फ़हीम, देखिए बात सारी ये है कि सियासत में कोई हरफ़े आखिर नहीं होता। हर एक ने अपना इंटरेस्ट देखना होता है। आप के अगर नंबर नहीं होंगे वफ़ाक में या सेनेट में या सूबे में, तो आप तो फिर गेम से बाहर हो जाते हैं। तो इस वक़्त उनके सर्वाइवल का मसला है मौलाना का, क्योंकि वो इस इलेक्शन में कहीं भी नज़र नहीं आते हमें। और बलूचिस्तान हत्ता के उनकी मेरे ख्याल में उम्मीदें थी कि शायद वो सदर बन जाएँ या शायद बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बन जाए, लेकिन इसमें से कोई भी ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ। तो अब उनको नज़र आ रहा है कि अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई इल्हाक कर लें, तो शायद सेनेट में उनकी कोई सीटें आ जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि आपके सामने है कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके बनाई है। और ये चूंकि एक मुश्तरका हुकूमत है, आधा टाइम एक का और आधा टाइम दूसरे का होगा, तो मुझे नहीं लगता कि सेनेट में भी कोई मौलाना साहब को कोई ज्यादा खातिर खा कोई इसका नतीजा मिलेगा। इनकी असल जो झगड़ा है वो तो पीटीआई के साथ है, क्योंकि ये कहते हैं कि जी केपी में हमारा मैंडेट छीना गया है, तो केपी में सीट्स किसकी आई हैं ज्यादा। तो मुझे नहीं समझ आती कि नहीं, ये PTI के साथ तो बड़ा, उनके लिए तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है आजकल JUI का। बस वो डीजल को हाई ऑक्टेन बनने में बहुत कम वक्त लगा है, लेकिन बहरहाल ये कभी किसी भी मिनट जो है वापस डीजल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखते जाएं, सियासत में ऐसे ही होते हैं, सियासत के बड़े रंग होते हैं। और ये जब किसी चीज में आपका मकसद पूरा ना हो, तो फिर आप ठीक वापस है, किसी और पोजीशन पे जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है। नुशाद साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कभी हो जाएगा अनकरीब? देखिए, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। फिल वक्त जो पोजीशन चल रही है, वो उन्हीं जमातों के साथ उनकी कंफर्टेबिलिटी है जिनके साथ वो PDM में भी रहे हैं और जिनके साथ वो गुज़िश्ता कई एक अरसे से उनके साथ हैं। सो मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने जिन जिन आईनी ओहदों पर अपना वोट कास्ट नहीं किया, उसका मकसद जो रिजेंटमेंट था वो देना था। लेकिन जो सेनेट के मामलात हैं वो उसमें और तरह से वो चाहते होंगे। अगर फर्ज कीजिए कि वो एक नशिस्त भी इंश्योर करने में कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से, तो ये उनकी काफी बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस तरह का रिजल्ट उनको मिला है बलोचिस्तान से भी और सिंध से भी और KPK से भी, वो उससे खासे मायूस हैं। और चूंकि सिंध के अंदर वो उनको मालूम है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो मेजर सीटें उनके पास थी, KPK में जो है वो PTI की हैं। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, लेकिन अंजुम साहब से सवाल करता हूँ, उसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। अंजुम साहब, सवाल वो ये है कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर जो है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ देयर, और उनकी इंपॉर्टेंस चाहे उनके पास सीट्स कम भी होती हैं फिर भी है।
तो इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि हर पार्टी ने इस दफ़ा गिला किया, शिकवा किया और हर पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं ने बयानात भी दिए हैं कि वो इलेक्शंस में धांधली का गिला करते हुए सुनाई दिए गए। इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि जब हर पार्टी को गिला है तो फिर हर पार्टी गिला लेके जाएगी किधर? हुकूमत तो एक तरफ कर लें, लेकिन बाकी जो अपोजिशन बेंचेस में बैठने की बात कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए हैं, मुस्तकबिल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये इशू बढ़ सकता है या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फेड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो असल मसाइल हैं वो माशी मसाइल हैं जिनका हम काबू अब तक नहीं पा सके। इस ब्रेक के बाद बैक जी अंजुम साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब काइंडली दीजिएगा। सवाल दोबारा बोलिएगा सर। अंजुम साहब, सवाल ये था कि फजलुर रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है उसको हम निगलेक्ट या निगेट नहीं कर सकते, दैट इज़ देयर। चाहे फजलुर रहमान साहब की पोजीशन जो है वो पार्लियामेंट में, सेनेट में या प्रोविंशियल असेंबलीज में इतनी स्ट्रांग ना हो। हैविंग सेड दैट, उनकी एक स्टैंस है, उनकी एक पोजीशन है और उनकी एक वक़्त है पाकिस्तान की सियासत में। इसके साथ साथ हर पार्टी ने गिला किया, शिकवा किया, तमाम पार्टीज़ के रहनुमाओं ने स्टेटमेंट्स दिए कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो जब धांधली हुई है इलेक्शंस में, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, चाहे वो लोग जो अपोजिशन बेंचेस में जाने की बात कर रहे हैं या फिर हुकूमत है, ये ऊंट किस करवट जाके बैठेगा मुस्तकबिल में? ये क्या मसला हल होगा, बढ़ता चला जाएगा या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड आउट हो जाएगा और हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये मौलाना फजलुर रहमान के पास इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रीट पावर है। वो जब चाहे पाकिस्तान में आग लगा सकते हैं, सड़कों को बंद कर सकते हैं, बिल्डिंगों को और गाड़ियों को जो है वो तबाह कर सकते हैं। उनके पास स्ट्रीट पावर है। उनके पास ऐसे तालिब इल्म हैं जो बिल्कुल जुनून की हद तक जो है वो इनको फॉलो करते हैं। असल में बात यह है कि जो मदरसे हैं, ये इन बच्चों, जहाँ पढ़ने वाले बच्चों या जहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो माशरे के सबसे कसम बदहाल बच्चे होते हैं। उनके पास रोटी भी नहीं होती है, उनके पास कपड़े भी नहीं होते। ये मदरसे जो हैं उन बच्चों को रोटी भी देते हैं, उनको कपड़े भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं और वो उनको खाना भी देते हैं, जिसकी वजह से वो इनके एक तरह से गुलाम होते हैं। अब बात यह है कि ये स्ट्रीट पावर जो है, ये सिर्फ मौलाना के पास नहीं है, ये और भी दीनी मदरसों के पास है और भी जो है वो मजहबी तंजीमों के पास है। लेकिन ये स्ट्रीट पावर जो है, ये अवाम की नुमाइंदा स्ट्रीट पावर नहीं है। ये तो एक जुनून, लोगों की महरूमियों से फायदा उठा के एक जुनून पैदा किया गया है, एक जो है वो अंधा एतकाद पैदा किया गया है। ये जो है ये पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जो पाकिस्तान के फैसले कर सके। लेकिन आपकी बात ठीक है, स्ट्रीट पावर है। लेकिन जहां तक बात है कि बाकी लोग कह रहे हैं कि धांधली भी है, भाई पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन में धांधली का रोना रोया जाता है। जी ठीक है। अच्छा, अगर हुकूमत, अपोजिशन, ये सब पार्टीज बैठ के इस इशू पे नहीं बैठती, इसको सॉर्ट आउट नहीं करती, तो आप इसका नुकसान क्या देख रहे हैं? इसके जैसे पाकिस्तान जो है वो एक इंतहाई बदहाली में, कसम पुरसी में और गुर्बत में और जहालत में चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर अभी इस वक्त जो है 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, अगले साल 3 करोड़ 4 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे और लोगों को ना रोजगार है, ना लोगों के पास रोटी है, ना रहने की जगह। और लोग जो जिन कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन कच्चे मकानों में जानवर नहीं रह सकते जहाँ पर हमारे इंसानों की मेजॉरिटी रह रही है। अब पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जो है वो इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, उनको रोटी भी पूरी नहीं मिल रही। बदहाली चलती रहेगी, हम ऐसी कुर्सी में जिंदगी गुजारते रहेंगे। जी ठीक है, पॉइंट है। उस्मा साहिबा, ये मरियम साहिबा यूं चीफ मिनिस्टर बनी है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि फौरी तौर पे जेल में मुलाकात से रोक दिया गया है और सिर्फ अडियाला नहीं, उसके अलावा 5 जेल और हैं, ऐसा क्यों किया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली है। मैं आपको बताती हूँ कि मायूसी बिल्कुल गुनाह है। पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो चुकी है, वफाक में भी हुकूमत आ गई है, सारी सूबों में भी आ गई है, सेनेट में भी अभी पूरा हमारा सेनेट भी कंप्लीट हो जाएगा और हम इंशाल्लाह ताला मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। कोई मायूसी की बात नहीं है। हर चीज एक कायदे कानून, एक जमहूरियत के अमल के मुताबिक
आगे बढ़ रही है। तो इसलिए ये ना कहें कि अब ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, खैर कुछ उस्मा नहीं साहिबा होगा। उन्होंने तो मतलब फैक्ट्स आगे बयान किए बेहतरी ना की तरफ हम जाएंगे। कि कितने करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये तो फैक्ट है कि सतह गुरबत से नीचे कितने लोग अफराद पाकिस्तान में रह रहे हैं। लिटरेसी रेट हमारा क्या है, बुनियादी इंसानी जो हुकूक हैं वो किस हद तक यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, वो नहीं तो तो फैक्ट है ना। फहीम, साफ पीने का पानी फहीम कितनी आप पॉपुलेशन के पास है। फहीम आप हेपेटाइटिस देखिए, जो है वो 10 में मेरी से आप बात 7 सुने। लोग जी। अब हमारा काम है कि बैठ के ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि आप नाउमीदी की तरफ ठीक है, लेके पॉइंट जाएं। टेकन। आप हम मरियम ना उम्मीद नवाज नहीं होते, साहिबा को देख रही, हम पुर पिछले 2 उम्मीद हफ्ते हैं। से वो क्या कर रही हैं? उस्मा वो साहिबा 76 सारे बरस से अवाम पुर उम्मीद ही है। जितने भी हमारे कमजोर तबकात हैं उनकी बेहतरी के लिए वो कोशां ठीक हैं, है, महंगाई को काबू करने के लिए वो कोशां हैं। वो ठीक है उनका हर कभी डेप्टा से उनकी मीटिंग हो रही है, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो रही है, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट से हो रही है, कभी वो मतलब है कि आप जी, देखें ठीक कि है ये मैडम, सिर्फ लोगों की पॉइंट फलाह टेकन। के लिए हम आगे काम के बढ़ते लिए हम हैं। बढ़ रहे हैं ना आगे। जी काम का ठीक है, मौका देना चाहिए ना। आगे अगर बढ़ते हैं। अगर ये आप सारा दिन बाहर निकले रहेंगे और इंतशार फैलाएंगे तो फिर काम में रुकावट पैदा होती है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर अमीन गंडापुर को जो मना किया गया है आने से, वो इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। और आपने देखा है पिछली दफा वो दंदनाते आए थे, उनके पास 50 प्रोटोकॉल की उनके पीछे गाड़ियां थी। बात ये करते हैं सादगी की, बात ये करते हैं कि हम तो जी बिल्कुल सीएम बदल देंगे पंजाब के निजाम को। प्रोटोकॉल की खुद गाड़ियां उसी कितनी होती हैं निजाम को बताइए। बदतरीन तरीके से उसका नमूना ये सामने लेके आते हैं। और अडयाला जेल है, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को किसी से मुलाकात की इन्होंने इजाजत नहीं दी थी। उनको उनकी जब उनकी जो जोजा थी वो डेथ बेड पे थी, उनसे बात करने की भी इनको इजाजत नहीं दी थी। अब ये क्या, अब लेकिन अडयाला जेल अचानक से में मुझे मुलाकात, लगता है कि लेकिन अचानक बनीवाला से का गेस्ट मुलाकातें हाउस क्यों खुला बंद हुआ है। की गई? एक आ अचानक से रहा है, जेल क्यों जा रहा बंद है, किए गए? जा रहा है, सवाल ये जा रहा है, आ रहा है, पीटीआई, जा रहा है। उस्मा ये साहिबा, जेल तो नहीं होता उस्मा ना, साहिबा जेल ऐसे सवाल होते सुन हैं। लीजिए काइंडली, सवाल सुन। पीटीआई ये कहती है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले हमें नहीं मिलने दिया जा रहा ताकि हम लोग अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, अपनी डिस्कशन कर सके बानी पीटीआई से। मकसद सिर्फ ये है। देखिए बात सारी ये है कि इस वक्त वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। इनकी पार्टी में जो होना है वो उनका चेयरमैन इन्होंने गोहर बैरिस्टर गोहर को बनाया हुआ है। उसको कोई अथॉरिटी दे ना, उसको पपट तो ना बना के रखें, वो भी तो कोई फैसले कर ले खुद। क्यों उसको बनाया है बानी? फिर क्यों चेयरमैन, क्यों उसको चेयरमैन बना दिया अपनी पार्टी का? उसको करने दे फैसले। अब तो इनका सारा सिस्टम जो है वो चल पड़ा है। इनकी हर पार्लियामेंट में इनकी मौजूदगी है, सूबों में इनकी मौजूदगी है। अपना सियासी रोल प्ले करें, हुकूमतों के साथ बैठ के तो पाकिस्तान ठीक की है, अवाम की बेहतरी के लिए काम करें, पब्लिक इश्यूज पे बात करें। पॉइंट टेकन। नुशाद साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब के लिए ये अपेरेंटली तो सिर्फ एक पेशी दिखाई दे रही है, जो कि 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर उनको बुलाया गया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी कि 735 कनाल की अराजी है जो आर्जी तौर पर उन्होंने मुंतकिल की थी और असासों में उसको जाहिर नहीं किया। ये कितना बड़ा ख़तरा है, कितना बड़ा खदशा है अली मीन गंडापुर के लिए, बीइंग ए सीएम, उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, अगर तो वो ये समझ लेंगे कि बतौर चीफ मिनिस्टर कैसे काम करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सीएम बन के काम नहीं करेंगे बल्कि एक वजीर आला के तौर पे काम करेंगे, तो फिर तो शायद वो अगर इस बात की गारंटी दे के या इस बात पे वो कन्विंस हो जाएं तो फिर तो शायद वो चल सके। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में आप जानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट मौजूद है। असद कैसर साहब जो है वो अपने भाई को सीएम बनवाना चाहते थे। इसके अलावा और भी लोग हैं, वहाँ आतिफ खान भी अलग से एक ग्रुप है और परवेज खटक के लोग जो है वो मौजूद हैं। तो वहाँ बहुत ज्यादा ग्रुपिंग मौजूद है। वो बहुत से लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर के आने से जो एक रेपो है पार्टी की, जो जमात की जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, वो जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। सो वो लोग इनके खिलाफ काम करते रहेंगे और ये सिर्फ उसी सूरत में बच सकते हैं कि अगर ये अपना रवैया जो है वो जमहूरी जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर ये जोर जबरदस्ती और अग्रेसिव जो जिस तरह का उनकी अपनी एक तबीयत है, अगर उस टास्क के साथ आगे बढ़ेंगे तो लोगों को नाराज कर लेंगे और नाराज करने के बाद शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। अब ये जो बाकी जो मामलात हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बुलाए या डिस्ट्रिक्ट का कोई इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बुलाए, ये सब जो है ना ये पैगामात होते हैं कि जब आपके गड़े मुर्दे निकल आते हैं, केसेस उठा लिए जाते हैं,
कई ऐसे केसेस होंगे जो अभी भी कहीं ना कहीं सदखानों में पड़े होंगे, जब अगर उनकी जरूरत पड़ेगी वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की जब जरूरत पड़ेगी तो वो एक खासे प्रेशर ग्रुप के तौर पे हुकूमत के सामने आएंगे। जब कभी हुकूमत को आईना दिखाना होगा, वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो दंदनाते हुए आ जाएंगे सड़कों के ऊपर। बस ये सारा जो है हमारा जो निज़ाम है, ये बच्चे बच्चे को अब समझ आ चुका है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स क्या ठीक है। है, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, हमारे यहाँ निज़ाम क्या है। तो निज़ाम जो है ना वो सबके सामने है, इसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। तो अगर तो ठीक है। मामला कहीं से थपकी हो तो फिर कोई केस नहीं बनता, अगर कहीं से थपकी ना हो तो फिर कोई केस हो या ना हो आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है। अंजुम साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले को? क्या अली बिन गंडापुर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिचुएशन में, जहाँ पे आप अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सर्टन मुक्तदरा के साथ, जो हल्के के साथ जो उनके मामला नहीं तय पा रहे और मामला ख़राब हैं, स्पेशली पोस्ट 9 मई सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में कोई ऐसा शख्स, ऐसी कोई धीमी पर्सनैलिटी जो कि कन्फ्रंट्रेशन के बजाय कोई ऐसी शख्सियत होती जो कि बात करती, सॉफ्ट फेस होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात करती, जो कि साथ मिल के चलने की बात करती, ना कि अली मीन गंडापुर साहब होते। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर जो है वो, उनका जो रवैया है, जो उनका अग्रेशन है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान का सिस्टम जो है, स्टेट फंक्शन नहीं कर सकती कि वो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल भी ना दे और वो किसी की बात भी ना माने और वो गंदी गालियां भी दे और वो गलीज जुबान इस्तेमाल करे। मैंने मुझे नहीं पता आपने सुनी है या नहीं सुनी है, उन्होंने बड़ी गंदी जुबान और बड़ी गलीज जुबान भी इस्तेमाल किया है और और बड़ा पुरतशद्दुद उनका रवैया है। उसमें उनको जो है उनके खिलाफ उनको निकालना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम चलेगा नहीं। तो उसमें या तो अली अमीन गंडापुर जो है वो इंसानों की तरह से और एक पॉलिटिशियन की तरह से बिहेव करे, वरना फिर उनके साथ उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमा और इस तरह के तरीकों से उनको हटाना ठीक है। चाहिए और उनको हटाया जाएगा। और उसके रास्ते के लिए यहाँ तो बदतमीजी और बदतहजीबी का एक मुकाबला है ना ठीक है। भाई। बात यह कि अगर अली जो है वो रियासत को चलने नहीं देंगे तो उनको फिर नाअहल करार देने के लिए जमीन भी निकाली जाएगी और तरीके भी अपनाए जाएंगे। बहुत अब शुक्रिया। यही बात है कि ये पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिक्स करे ना, वो थैंक यू सो मच। वो ठीक है, पॉइंट टेकन। अंजुम साहब, नौशाद साहब और उज़मा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।